हेलो गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज मैं एक बहुत ही अच्छा मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है प्रिंसेस टू द रेस्क्यू। इस कहानी में हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपने भाई के लाड़ प्यार की वजह से इतनी बिगड़ी हुई होती है कि उसे बाहर की दुनिया और अपने किंगडम का कुछ भी पता नहीं होता है। पर उसके 19वें जन्मदिन पर एक डीमन किंग उसके भाई का दिल चुरा लेता है और वो अपने भाई को बचाने के लिए एक जर्नी पर निकल जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी होती है। तो कहानी की शुरू में हम एक कैसल देखते हैं जिसमें एक बुढ़ा सा आदमी हमारे प्रिंस को बुलाता है और कहता है, प्रिंस प्रिंस क्या आप सच में फायर वॉक को आज रात के बैंक्वेट में यूज करने वाले हैं? यह यूजुअल अमाउंट से 10 गुना ज्यादा है। तो प्रिंस कहता है, यही प्लान है। तो वो बुढ़ा आदमी कहता है, पर योर हाइनेस, हम इस काम के लिए और आदमी नहीं लगा सकते। इस तरह से तो कैसल की सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। प्रिंस कहता है, मुझे पता है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मैं ये निश्चित करूंगा कि बैंक्वेट खत्म होते ही मैं सबको रिवॉर्ड दूं। बुढ़ा आदमी फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है पर प्रिंस कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि वो कुछ और कहता तभी हमें उधर से अपनी प्रिंसेस की आवाज सुनाई देती है और हमारा प्रिंस पीछे मुड़कर उसकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल के साथ देखता है। वो कहता है, हेलो, तुम आज रोज के मुकाबले से भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। फिर हमें हमारी प्रिंसेस क्लोडिया को दिखाया जाता है। वो कहती है, सब कुछ वैसा ही है जैसे मैंने कहा था। हमारे प्रिंस और प्रिंसेस फ्लावर ज्वेलरी और ड्रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी तभी हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बेचारा चुपचाप उधर दीवार के पास लग के खड़ा हुआ होता है। प्रिंस कहता है, मैंने मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता था जब तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी? प्रिंसेस क्लॉडिया कहती है, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई नहीं थी। प्रिंस कहता है, इसके अलावा आज तुम्हारा 19वां जन्मदिन है, मेरी इकलौती बहन और इस कंट्री की इकलौती प्रिंसेस। तुम एक प- तुम एक परफेक्ट पार्टी डिजर्व करती हो। हमारी क्लॉडिया उसकी तरफ प्यार सर देखकर उसका नाम पुकारती है। आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो 100 अर्थली किंगडम्स के ऊपर रूल करता है। पोर्तो क्लॉडिया दे पोर्तो इस किंगडम की इकलौती प्रिंसेस है जिसे 100 किंगडम्स का प्यार है। तो ये आम बात है कि पोर्तो बहुत ज्यादा बिजी है उसके 19वें जन्मदिन की तैयारियों में। हम अपने प्रिंसेस को देखते हैं जिसे 3 मेड तैयार कर रही होती हैं। हमें बताया जाता है कि प्रिंस जुबरिन जो किंगडम को रूल करते हैं क्योंकि उनके पिता बीमार हैं, उसके दिल में अपनी छोटी बहन के लिए बहुत सारा प्यार है जो कि उससे 2 साल छोटी है। इसीलिए प्रिंस अपनी प्यारी बहन के लिए कैसल में एक हफ्ते की पार्टी रख रहा है। तभी हमें क्लॉडिया की मेड को दिखाया जाता है जो उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहती है, आपकी पसंद बहुत अच्छी है प्रिंसेस। ये ब्लू ड्रेस आप पे बहुत अच्छी लग रही है। पर हाँ, आप किसी भी कलर की ड्रेस में अच्छी लगती हैं। क्लॉडिया कहती है, मजाक मत करो, तुम ही हो जिसने मेरी ड्रेस तैयार की है। वो दोनों कहीं जा रही होती हैं कि वो उसे फुसफुसाते हुए पूछती है कि क्या तुमने प्रिंस किम की मेड को बता दिया कि आज मैं ब्लू वेलवेट ड्रेस पहनने वाली हूँ? तो उसकी मेड उसे आंख मारते हुए कहती है, मैंने ये भी निश्चित किया है कि वो प्रिंस को बता दे कि आप अपने 19वें जन्मदिन पर लेक के पास प्रपोजल चाहती हैं। हमारी क्लोडिया उसे थैंक्स कहती है और आह भरते हुए कहती है, तुम्हें पता है, मुझे प्रिंस किम के बारे में सब कुछ अच्छा लगता है सिवाय उसके ऑरेंज बाल के। वो हमारे ब्लॉन्ड हेयर के साथ अच्छे नहीं लगते। मेड कहती है, फिर भी ऑरेंज हेयर क्यूट नहीं होते? वो कैरेट की तरह लगते हैं। वो आपके भाई जितना हैंडसम नहीं है, पर फिर भी वो देखने में अच्छा लगता है। ऊपर से वो लंबा भी है। तभी हमें किसी के चलने की आवाज आती है। वो सर एल्फन है। पर क्लॉडिया की मेड अभी भी बात कर रही होती है कि आपकी हाइट को जो मैच करे ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है। आपको किसी ऐसे की जरूरत है जो कम से कम सर एल्फन की हाइट के जितना हो। हमारी क्लॉडिया सर एल्फन को देखकर सर एल्फन को देखती है। सर एल्फन घुटने पर बैठ के क्लॉडिया को ग्रीट करते हैं।
क्लॉडिया भी उन्हें ग्रीट करती है। एल्फन कहता है कि मुझे आप एल्फन कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आपकी शाम अच्छी होगी, और वह उसे ख्याल रखने का कहकर वहां से आगे निकल जाता है। क्लॉडिया की मेड उसे पीछे मुड़कर देखती हुई कहती है, ये ज्यादा पॉपुलर होता अगर ये थोड़ा और सोशल होता। कैसे कोई आदमी इतनी सुंदर प्रिंसेस को देखकर इतना ही कह के जा सकता है? तो क्लोडिया कहती है, वह हमेशा से ही शांत रहा है। मेड कहती है, मुझसे पूछो तो कुछ ज्यादा ही शांत है। आप उसके लिए कुछ ज्यादा ही नरम है, इसीलिए वो आपकी और उनकी एंगेजमेंट वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। तभी क्लोडिया उसको क्लोल्ड वॉइस में कहती, नोवा। मेड उसे घबराते हुए माफी मांगती है और कहती है, मैंने ज्यादा ही बोल दिया। प्रिंसेस कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम जा सकती हो। मेड घबराते हुए हाँ कहती है। हमारी प्रिंसेस ठंडी आह भरती है और सोचती है, कोई बात नहीं, छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दो। अब प्रिंस किम से मिलने का समय हो गया है। तभी हमें प्रिंस किम को दिखाया जाता है, जो ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आया हुआ था, और हमारी प्रिंसेस क्लॉडिया के परफेक्ट प्लान की ऐसी तैसी हो जाती है। उसे देख के क्लॉडिया सदमे में चली जाती है, और फिर भी उसे एक फेक स्माइल देते हुए सोचती है, सच में ग्रीन सूट। मैंने सोचा था कि मैंने इसके पास ड्रेस कलर के बारे में खबर भिजवा दी थी। अंदर से वह चिल्ला रही होती है कि ये मेरे ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा, मेरा परफेक्ट पार्टी खराब हो चुका है। तभी प्रिंस किम उसकी तरफ देख के उसका नाम पुकारता है, और उसे रियलाइज होता है कि उसने उसका नाम कुछ ज्यादा ही कैजुअली ले लिया है। तो वह झुक कर उससे माफी मांगता हुआ कहता है, मुझे आपका नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए था। ये बहुत ही बड़ी गलती है कि मैं एक नॉबल वुमन का नाम ऐसे ले रहा हूँ। ये मेरे ये मेरा गौरव ये मेरे लिए एक गौरव की बात है कि मैं आपको देख रहा हूँ, क्लॉडिया दे पोर्तो। मैं आपकी खूबसूरती में अपने मैनर्स को भूल गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रिंसेस हंसते हुए कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो उसके हाथ में हाथ देते हुए कहती है, क्या हम एक वॉक पर चलें? प्रिंस किम कहता है, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्लॉडिया अपने मन में कहती है, मुझे यकीन है जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम इसको याद करके हंसेंगे। कोई बात नहीं। वो अपने आप को तसल्ली दे रही होती है। वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि प्रिंस किम उसे कहता है, क्लॉडिया दे पोर्तो। वो अपने घुटने पर बैठता है और कहता है, मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ है प्रिंसेस। प्रिंसेस अपने मन में सोचती है, फाइनली, और कहती है, तुम्हें घुटने पर बैठने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? क्या कोई खास मौका है? प्रिंस किम उसकी तरफ प्यार से देखकर रिंग बॉक्स खोलते हुए, क्या तुम? तभी हमें जोर से एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। क्लॉडिया सोचती है, ये किसने किया? वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाती है। वो अभी ही फायरवर्क क्यों शुरू कर रहे हैं? जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। वो यह सब सोच ही रही होती है कि वो प्रिंस किम की तरफ देखती है और कहती है, प्रिंस। प्रिंस घबराते हुए उसकी तरफ देखकर उसका नाम पुकारता है। फिर प्रिंसेस सोचती है कि मेरा भाई ने 10 गुना फायरवर्क का आयोजन किया है, पर वह इतना बड़ा भी नहीं होगा कि मुझे इसका ये एक्सप्रेशन देखना पड़ रहा है। तभी वह पीछे मुड़ती है, तो हम देखते हैं कि कैसल चल रहा होता है। अब इसका परफेक्ट डे होने वाला था, पर यह एक कंप्लीट डिजास्टर बन चुका हुआ है। ओके, हम स्काई कैसल को जलता हुआ देखते हैं। हम प्रिंसेस क्लोडिया को देखते हैं जो शौक और घबराहट में कहती है, पोर्तो पोर्तो कैसल, और प्रिंस किम वहां से भाग रहा होता है। तभी हम एक सोल्जर को देखते हैं जो प्रिंसेस को बुलाता है और कहता है, प्रिंसेस आपको रॉयल विला में जाना चाहिए, यहाँ बहुत खतरा है। प्रिंसेस क्लॉडिया उससे पूछती है, क्या चल रहा है? पोर्तो कैसल को क्या हुआ? सोल्जर कहता है, यह डीमन किंग है। प्रिंसेस क्लॉडिया उसकी तरफ डर और शौक में देखती है।
वो सोल्जर आगे बताता है कि स्काई आइलैंड पर डीमंस ने अटैक कर दिया है। लगभग सारे सॉर्सरर्स मर चुके हैं। सारा आइलैंड तबाह हो चुका है। क्लॉडिया डर और शौक में डीमन किंग कहती है, वो यहाँ क्या कर रहा है? तभी हम वहां से कुछ मिनिस्टर को देखते हैं जो उसकी तरफ घबराते हुए भाग के आते हैं। वो मिनिस्टर्स कहते हैं, शुक्र है आप ठीक है, राहत की बात है। प्रिंसेस क्लोडिया कहती है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। फिर मिनिस्टर कहता है, अगर आपको ही कुछ हो जाता तो। क्लोडिया उनके तरफ घबराहट से देखती है और कहती है, आपका क्या मतलब? क्या कोई घायल है? मिनिस्टर उसे हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, आपको कैसे बताऊं? तभी क्लोडिया बहुत ज्यादा शौक और डरी वॉइस में कहती है, नहीं जोवरिन। हम देखते हैं कि प्रिंस जोवरिन एक बर्फ के क्रिस्टल में होता है। प्रिंसेस क्लोडिया उसके पास जल्दी से आती है और बार बार उसका नाम पुकारती है। तो वह बुढ़ा मिनिस्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो प्रिंसेस को बताता है कि डीमन किंग ने प्रिंस का दिल ले लिया है, पर पोर्तो के महान गार्डियन डिजायर ने कम समय में प्रिंस को बर्फ के क्रिस्टल में कैद कर दिया है। वो अभी जिंदा है। प्रिंसेस क्लोडिया कहती है, पर इसके ऐसे होने से। तभी मिनिस्टर कहता है, प्रिंसेस हमारे पास समय नहीं है, आपको इमरजेंसी गार्ड को कमांड देना पड़ेगा। प्रिंसेस क्लोडिया उनके तरफ क्लूलेसली देखती है और कहती है, क्या? फिर हम मिनिस्टर को आपस में फुसफुसाते हुए देखते हैं, जो कह रहे होते हैं, ये क्या है? वो सब कहते हैं, बहुत सारे सॉर्सरर्स रॉयल बैंक्वेट की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं लगा कि डीमन किंग ने अटैक कब किया। लगभग सारे सॉर्सरर्स मर चुके हैं और जो बचे हैं उन्हें आमिर की देखभाल करनी है। आपको पता नहीं है यहाँ क्या चल रहा है? जो जमीन वाले लोग हैं वो पोर्तो के बारे में पूछ रहे हैं, हमें उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ये कोई मजाक नहीं है। जीजस ये पूरी तरह से क्लूलेस है। पोर्तो तो गया। वो सब ये बातें प्रिंसेस क्लोडिया को कहते हैं। प्रिंसेस क्लोडिया बहुत ही ज्यादा हैरान और घबराई हुई होती है। वो बोलने की कोशिश करती है पर कुछ बोल पाए उससे पहले ही मिनिस्टर एक ठंडी आह भरते हुए कहता है, कोई बात नहीं प्रिंसेस, बस लोगों को अपनी शक्ल दिखा देना, जब हम ये सारे मामलों को खत्म कर लेंगे। हमें सबको शांत करना होगा। हम सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। अभी के लिए जाओ और आराम करो। वो सब क्लोडिया को टारगेट कर रहे होते हैं। हमारी क्लोडिया बस उनकी तरफ हैरानी और मासूमियत से देखती रह जाती है। वो सोचती है, मुझे पता है ये लोग क्या सोच रहे हैं, कि मैं यहाँ किसी काम की नहीं हूँ। क्लोडिया दुखी और गुस्से में अपनी ड्रेस को टाइटली पकड़ती है। तभी फॉरेन मिनिस्टर उसके पास आते हुए कहती है, मिनिस्टर ऑफ अफेयर उसे कहती है, नहीं तो आपका मुंह सूज जाएगा, आप अच्छी नहीं दिखेंगी। जाइए और अपना मुंह धो लीजिए और थोड़ा सा सो जाइए। हमें चाहिए कि आप अच्छी दिखनी चाहिए। हमारी क्लोडिया उसे बस शौक और हैरानी से देखती रह जाती है। मिनिस्टर ऑफ अफेयर बोलती है, आपको लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहिए। कोई भी प्रिंसेस को इस हालत में नहीं देखना चाहेगा। प्रिंसेस क्लोडिया कहती है, पर मैं ऐसे समय में सो कैसे सकती हूँ? मिनिस्टर ऑफ अफेयर कहती है, मुझे माफ करना, पर आप कर ही क्या सकती हैं? हमारी क्लोडिया उसके तरफ दुख और बेबसी से देखती है। वो उसे कुछ और नहीं कह पाती। तभी हमें फर्श पे एक तलवार रखने की आवाज सुनाई देती है और हम एल्फन को देखते हैं। एल्फन कहता है, मुझे पता है कि ये बुरा है कि प्रिंसेस को सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं पता, पर आप लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं ताने देने में। मिनिस्टर ऑफ अफेयर कहती है, सर एल्फन, ये एक इमरजेंसी है। ये बेकार होता कि हम किसी ऐसे से हर मैटर में सलाह ले जिसे कुछ पता ही ना हो। तो एल्फन कहता है, तो आपका अच्छा प्लान ये है कि इस नाजुक हालत में आप खुद ही लीडर बन जाएं? तो मिनिस्टर ऑफ अफेयर कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा। एल्फन कहता है, तो आप क्या कह रही हैं? क्या प्रिंसेस को इन सब से बाहर रखने वाली है? हम क्राउन प्रिंस की कंडीशन का कुछ पता नहीं लगा पा रहे। हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो उठेंगे या नहीं। प्रिंसेस क्लोडिया उसकी तरफ शौक से देखती है और चिल्ला के कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? जुबरीन शायद ना उठे। तभी कोई कहता है, ये बस कहने के लिए है प्रिंसेस।
एल्फन आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम सब प्रिंसेस को बिना कुछ समझाए बस एक फूल की तरह ट्रीट कर रहे हो। वो क्लॉडिया की तरह चल के आते हुए सभी मिनिस्टर को कहता है, ये कह के कि तुम सब का भला सोच रहे हो, रॉयल फैमिली को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। स्काई आइलैंड का ग्रैंड मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें पोर्तो के रॉयल फैमिली को नीचा दिखाने के लिए सजा दे सकता हूँ। मैं तुम्हें इस मुश्किल समय में तुम्हारे फायदे के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। वो चल के क्लॉडिया के बिल्कुल सामने आ जाता है और कहता है, क्या कोई मेरे खिलाफ है अगर मैं प्रिंसेस को इस सिचुएशन के बारे में समझाऊं? फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में 4 महाद्वीप हैं। स्काई आइलैंड पोर्तो इन सब के ऊपर है और जो आइलैंड डीमन किंग और उसके चमचों का है उसका नाम जार्जिस है। वो आइलैंड जहाँ पहले कोई नहीं रहता था, क्योंकि वहां जाने के लिए सी ऑफ डेथ को क्रॉस करना पड़ता है। पर धीरे धीरे वहां डीमंस ने कब्जा कर लिया। वो डीमंस देखने में अजीब होते थे, उनके पास बहुत खतरनाक शक्तियां होती थी। उनका जो राजा होता था उसे डीमन किंग कहते थे। डीमन किंग की अगुवाई में डीमंस ने महाद्वीप पे हमला किया उनके रिसोर्सेज लेने के लिए, और हर बार 100 किंगडम्स ने पोर्तो की रॉयल फैमिली की लीडरशिप में डीमन किंग से फाइट किया। अल्फन कहता है, आमुर की वजह से ही पोर्तो की रॉयल फैमिली ने इतने दिनों तक सभी महाद्वीप पे राज किया है, क्योंकि आमुर की वजह से ही स्काई आइलैंड हवा में तैरता है। और डिजायर, जो कि पीढ़ियों से रॉयल फैमिली का गार्डियन स्पिरिट रहा है, डीमन किंग को यह पता था, इसीलिए उसने आमुर को चुराने की कोशिश की और रॉयल ब्लड लाइन को खत्म करने की। वो तो अच्छा है कि डिजायर की वजह से रॉयल ब्लड लाइन को डीमन किंग खत्म नहीं कर पाया, पर ऐसा लगता है कि उसने आमुर को चुरा लिया है। क्लॉडिया घबराते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब? तभी हमें बताया जाता है कि हाँ, यह सच है। अब स्काई आइलैंड को हवा में रखने के लिए कोई भी मैजिक नहीं है, तो पोर्तो क्रैश होने वाला है। क्लॉडिया घबराते हुए कहती है, ये बहुत बेकार है। तभी एक मिनिस्टर कहता है, सर पेल्पन, ऐसा नहीं हुआ होता अगर आप प्रिंस जुबरिन के साथ होते। क्लॉडिया उनके तरफ हैरानी से देखती है। मिनिस्टर कहता है, अगर आप अपना काम करते तो प्रिंस आज मरे नहीं होते। तभी एल्फन गुस्से से चिल्ला के कहता है, किसने कहा वो मर गए हैं? प्रिंस अभी भी जिंदा है, अपनी जबान संभाल के बोलो। वो मिनिस्टर एल्फन के गुस्से में देख कर डर जाता है। तभी प्रिंसेस क्लॉडिया एल्फन से पूछती है, सर एल्फन, जब डीमन किंग ने अटैक किया था तो आप कहाँ थे? सर एल्फन उसकी तरफ देखते हैं और बताते हैं। एल्फन कहता है, मैं प्रिंस के कहने पर आपका और प्रिंस किम के लिए हॉल की सिक्योरिटी चेक कर रहा था। ये सुन के क्लॉडिया सोच में पड़ जाती है और सोचती है, इसका मतलब अगर ये वहां नहीं होता तो ये मेरे भाई के पास होता जब डीमंस ने अटैक किया था, और मेरा भाई इस सिचुएशन में नहीं होता। प्रिंसेस क्लॉडिया पास्ट का सीन याद करती है, जब मिनिस्टर प्रिंस को समझा रहा होता है कि ऐसे सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। ये सोच के क्लॉडिया और भी दुखी हो जाती है और अपने आप को ही इसका कारण समझ रही होती है। वो सोचती है, मुझे यह सब मांगना ही नहीं चाहिए था। ये सब मेरी ही गलती है। तभी वही सेम बुढ़ा मिनिस्टर कहता है, जो वर्ल्ड ट्री है वो दूसरी तरफ से स्काई आइलैंड को सपोर्ट कर रहा है, तो पोर्तो अभी गिरेगा नहीं। फिर भी यह बात नहीं बदली जा सकती कि हम खतरे में हैं। वर्ल्ड ट्री भले ही बहुत अच्छा है, पर बिना मैजिक के वह ज्यादा दिन आइलैंड को होल्ड नहीं कर पाएगा। हमारी क्लॉडिया पूछती है, वो कितने देर संभाल पाएगा? मिनिस्टर दुखी होते हुए बताता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। अगर हम उससे पहले आमुर नहीं ला पाए तो स्काई आइलैंड गिर जाएगा। हमारी क्लॉडिया कहती है, तो हमें इंतजार किसका कर रहे हैं? हम अपनी आर्मी को डीमन किंग पर हमला करने के लिए ले जाएंगे। मिनिस्टर ठंडी यहाँ भरते हुए कहता है, अभी के समय पे स्काई आइलैंड में बस 700 सोल्जर हैं, और यह डीमन किंग पे अटैक करने के लिए काफी नहीं है, और बहुत सारे सोल्जर जख्मी हो गए हैं इस अटैक में। प्रिंसेस क्लॉडिया कहती है, तो हम 100 राज्यों से मदद क्यों नहीं ले रहे हैं? मिनिस्टर कहता है, क्या आपको लगता है वो हमारा साथ देंगे, जब हमारे पास ना ही प्रिंस जुबरिन है और ना ही आमुर?
और इसके अलावा हम जार्जिस में तभी जा सकते हैं जब हम सी ऑफ डेथ को क्रॉस करें। यही कारण है कि उस आइलैंड पर इतने सालों तक कोई भी नहीं जाता था। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। क्लोडिया शांत हो जाती है। वो कुछ सोचती है और कहती है, प्रिंस किम, हम प्रिंस किम की मदद ले सकते हैं। उनके किंगडम के पास 100 राज्यों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है। उसने मुझे प्रपोज किया है, शायद मैं उससे हेल्प ले सकती हूँ। वहां पे सारे लोग शांत हो जाते हैं। तो क्लोडिया कहती है, क्या क्या हुआ? मिनिस्टर ऑफ अफेयर उसके पास आके कहती है, प्रिंसेस, मुझे नहीं लगता है ये काम करेगा। तो प्रिंसेस क्लोडिया कहती है, पर वो अच्छा आदमी है, और अगर मेरे भाई को कुछ हो भी जाता है, वो मेरा हस्बैंड होने के नाते पोर्ते के ऊपर राज भी कर सकता है। सारे मिनिस्टर उसकी तरफ अजीब तरह से देखते हैं। उनमें से मिनिस्टर ऑफ अफेयर कहती है, प्रिंसेस, पर प्रिंस किम ने एक मैसेज भेजा है। प्रिंसेस हैरानी से पूछती है, एक मैसेज? तो वह मिनिस्टर बताती है कि उन्होंने कहा है कि अभी तक उन्होंने आपको शादी के लिए पूछा नहीं था। तो वह यह बताना चाहते हैं कि वह आपसे आपकी एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। यह सुन के क्लोडिया बेहोश हो के गिर जाती है और सारे मिनिस्टर घबराहट में उसके पास भाग के आते हैं। हमारी प्रिंसेस को अपने कमरे में होश आता है। उसे अपनी मेड की बातों से पता चलता है कि एंगेजमेंट टूटने की खबर चारों तरफ फैल गई है। वो सोचती है, तो अब सबको पता है कि मेरी एंगेजमेंट टूट गई है। वो खिड़की की तरफ देखती है और सोचती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? वो अपने बिस्तर से उठ के बाहर आती है तो देखती है कि जो सोल्जर उसके कमरे के बाहर खड़ा हुआ था वो सो रहा था। वो वहां से बिना कुछ बताए अपने भाई के पास आ जाती है। वो उसे दुखी हो के देखती है। वो उसका नाम लेते हुए बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो उसे कहती है, तुम मर कैसे सकते हो? तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? तुमने मुझे अकेले कैसे छोड़ दिया? मुझे भी तुम्हारे साथ ही मर जाना चाहिए था। मैं तुम्हें और डिजायर दोनों से नफरत करती हूँ। मेरा दिल ले लो। तुम नहीं, मुझे जाना चाहिए था। तभी उसको कोई आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये नहीं हो सकता। क्लोडिया ऊपर देखती है और वो आवाज कहती है, अभी अंत नहीं हुआ। हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां एल्फन एक सोल्जर से बाकी ट्रूप्स की खबर ले रहा होता है। वो सोचता है, घुसपैठ के समय डीमन किंग ने कहा था कि वह स्काई आइलैंड को तबाह कर देगा और महाद्वीपों पर कब्जा करेगा। तो हमें अपना गार्ड अभी डाउन नहीं करना चाहिए। वो सोल्जर से कहता है कि जो भी घायल सोल्जर हैं, जिन्हों को कम चोट लगी है, वो कैसल को अंदर से गार्ड करेंगे, और जो पूरी तरह से ठीक हैं, वो कैसल को बाहर से गार्ड करेंगे। वो सोल्जर ठीक है कहता है। अल्पन सोचता है, ये अभी काफी नहीं है, हमें और लोग चाहिए, और जो हमारे पास हैं वो भी थके हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए? तभी वो क्लोडिया की मेड की आवाज सुनता है जो कि एक सोल्जर से कहती है, तुम खुद को रॉयल गार्ड कहते हो? मुझे बहाने देना बंद करो। हे भगवान, अगर प्रिंसेस को कुछ हो गया तो? एल्फन उसकी तरफ हैरानी से देखता है और पूछता है, क्या चल रहा है? वो मेड रोते हुए कहती है, सर एल्फन, प्रिंसेस मिल नहीं रही है। हम क्लोडिया की तरफ देखते हैं जो कि एक रोशनी की तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, जुवरिन। वो आवाज कहता है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। हमारी क्लोडिया डरते हुए पूछती है, तुम कौन हो? यहाँ सिर्फ मेरा भाई है। यहाँ तो आसपास कोई सोल्जर भी नहीं है, बस डिजायर है जो जुवरिन को प्रोटेक्ट कर रहा है। रुको, डिजायर? वो आवाज कहती है, हाँ, मैं डिजायर ही हूँ। क्लोडिया कहती है, तुम श्योर हो? वो अपने हाथ में हैरानी से देखती है कि वो रोशनी कितनी छोटी है। डिजायर कहता है, तुम मुझसे इम्प्रेस क्यों नहीं हो रही? मैं सुपर पावरफुल हूँ। वो चिढ़ते हुए कहता है, मैंने अपनी ज्यादा पावर जुवरिन को प्रोटेक्ट करने में लगाई हुई है। तुम्हें पता भी है
किसी को ऐसा रखने के लिए कितना मुश्किल होता है। हमारी क्लॉडिया उससे माफी मांगती है और उसे मनाते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोटा महसूस नहीं करवाना चाहती थी। डिजायर अभी भी चिढ़ा हुआ होता है और कहता है, बस इस बार जाने दे रहा हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे भाई की जगह नहीं लेने दे सकता तुम्हें। हमारी क्लॉडिया कहती है, तो तुमने सब सुना, मुझे माफ कर दो। मुझे पता होता कि तुम सब सुन रहे हो तो मैं ये नहीं कहती। डिजायर कहता है, मुझे पता है, अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसे अपनी आंखें सूज जाने तक नहीं रोती, क्योंकि तुम अपने लुक से ऑब्सेस्ड हो। मुझे क्लॉडिया हैरानी से कहती है, तुम मुझे जानते हो? डिजायर कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारी फैमिली को पीढ़ियों से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। हमारी क्लॉडिया उसे इम्प्रेस हो गई होती है। फिर डिजायर कहता है, मुझे पता है कि तुम पार्टीज में जाने से पहले कुछ दिनों के लिए खाती नहीं हो ताकि पतली दिखो। तुम ज्यादा पानी भी नहीं पीते हो कि तुम्हारा वेट ना बढ़ जाए, और तुम बहुत ही बड़ी चॉकलेट लवर हो जिसके लिए तुम अपनी मेड नोवा के सामने रोती रहती हो। हमारी क्लॉडिया उसे जल्दी से चुप कराती है और कहती है, इतना काफी है, और मत बोलो, सब भूल जाओ। मुझे ये बताओ कि दूसरा ऑप्शन क्या है? थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि ये अंत नहीं है। तो डिजायर कहता है, हाँ तुम सही हो, तुम्हारी मदद से जुवरिन को बचाया जा सकता है। क्लॉडिया उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, मैं उसे बचा सकती हूँ? डिजायर कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। वो मिनिस्टर तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, उन्हें लगता है तुम कुछ नहीं कर सकती हो। हमारी क्लॉडिया सर झुकाते हुए कहती है, वेल, डिजायर कहता है, ये सच है कि तुम्हें अपनी प्रिंसेस की ड्यूटी पूरी नहीं की है, पर फिर भी उन्हें इस बुरे हालात का गुस्सा तुम पे नहीं निकालना चाहिए था। हमारी क्लॉडिया थोड़ी खुश होती है और उसका थैंक्स करती है। डिजायर कहता है, वैसे ये जुवरिन की गलती है, पर मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा। वैसे भी तुम्हें जुवरिन का दिल और आमुर को वापस लाना चाहिए। क्लॉडिया कहती है, उसका दिल? डिजायर कहता है, हाँ, डीमन किंग उसका दिल ले गया है, पर उसने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया है। जुवरिन अभी मरा नहीं है, वो वापस जिंदा हो सकता है। जिन्होंने ये होते हुए देखा है उन्हें लगेगा कि प्रिंस मर गया है, पर वो अभी भी होश में है। क्लोडिया कहती है, तुम्हारा मतलब है जुवरिन को पता है जो आसपास चल रहा है? डिजायर कहता है, हाँ, जुवरिन इन सभी चीजों के लिए तुमसे माफी मांग रहा है। यह सुन के क्लोडिया अपने आंसू नहीं रोक पाती। डिजायर उसके पास घूमते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है और कहता है, हे, रोयो मत, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, मेरी बात सुनो। क्लोडिया, क्या तुम्हें पता है कैसे मैं रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने लगा? क्लोडिया बताती है, औरतों के पहले किंग ने तुम्हें एक यात्रा के दौरान ढूंढा था ताकि वो 4 महाद्वीपों को डार्कनेस के सी को क्रॉस करने से रोक सके। डिजायर कहता है, हाँ, तुम सही हो। और उस किंग को हमारे समय में क्या कहा जाता था? क्लोडिया कहती है, मुझे नहीं पता। तो डिजायर कहता है, हीरो, उसे हीरो कहा जाता था। मैं तुम्हें नई दुनिया का हीरो बनाने जा रहा हूँ। क्लोडिया कहती है, कैसे? डिजायर कहता है, बस डिजायर, मुझे दुनिया को बचाने के लिए शक्तियां दो, बस। अगर तुम ये कहोगी तो तुम्हारे पास दुनिया को बचाने के लिए शक्तियां मिल जाएंगी। वो मिनिस्टर जो तुम्हें नीचा दिखा रहे थे वह भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। क्लोडिया हैरान हो के पूछती है, सच में? डिजायर कहता है, हाँ, मैंने सुना कि प्रिंस किम ने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है, पर अगर तुम डीमन किंग को हरा देती हो और जुवरिन को बचा लेती हो तो दुनिया में सब तुम्हारी तारीफ करेंगे और तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। तुम अपना पति खुद चुन सकोगी। क्लोडिया कहती है, सच में? तो डिजायर कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम और सुंदर हो जाओगी और तुम्हारा वजन भी कम हो जाएगा। क्लोडिया हैरानी से पूछती है, क्या ऐसा हो सकता है? डिजायर कहता है, पागल, तुमने फेरी टेल्स में नहीं देखा क्या? जो दुनिया को बचाता है वो नेचुरली सुंदर होता है। क्लोडिया सोचते हुए कहती है कि मैंने ऐसी कोई फेरी टेल नहीं पढ़ी। राइटर सरकास्टिकली कहता है, कुछ सालों बाद, क्योंकि क्लोडिया अभी भी सोच में ही पड़ी हुई होती है। डिजायर कहता है, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें जुवरिन को बचाना नहीं है?
तो हमें बताया जाता है कि क्लोडिया दे पोर्तो, कहानी की हीरोइन, बाद में अपने आप को एक बेवकूफ समझने वाली है। क्लोडिया को देखते हैं जो कहती है ठीक है, और कहती है डिजायर मुझे अपनी शक्तियां दो। तभी हम देखते हैं कि एल्फन दरवाजा खोल के वहां घबराते हुए आता है और डिजायर कहता है हमारी एक डील हो चुकी है। और राइटर कहता है इस तरह से डिजायर ने क्लोडिया को बेवकूफ बना लिया है। हम आगे देखते हैं कि वहां पे बहुत तेज रोशनी होती है, इतनी तेज रोशनी की एल्फन को अपनी आंखें ढकनी पड़ती है। तभी हम वहां पे एक चमचमाती हुई तलवार को देखते हैं। एल्फन वहां से चिल्लाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। वह कहता है कि ये लाइट कैसी है, ये नहीं हो सकता। उसे लगता है कि वहां पे डीमन किंग ने अटैक कर दिया है, इसीलिए वह क्लोडिया को पीछे धक्का दे के आगे उसे बचाने के लिए खड़ा हो जाता है। वो कहता है इसे पीछे रहो। क्लोडिया उसे बुलाती है और कहती है सर रुको। एल्फन कहता है कि हम पर अटैक हो गया है, जल्दी से बैटल की तैयारी करो। क्लोडिया उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है सर एल्फन। एल्फन उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है। क्लोडिया उसके रॉब पकड़कर उसे खींच के बुलाती है और हिचकिचाते हुए कहती है कि सर आपसे गलती हो गई है, हम पर कोई अटैक नहीं हुआ है। एल्फन उसकी तरफ देखता है और वह हैरान हो जाता है। प्रिंसेस कहती है मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे समझाऊं। तभी एल्फन जल्दी से मुड़ के बाकी गार्ड्स को भी कमांड देता है कि मेन डोर को गार्ड करो। वो सोल्जर यस सर कहता है। हमारी क्लोडिया उसकी तरफ हैरानी से देखती है और तभी उसे रियलाइज होता है कि वह अभी भी अपने पजामा में है। वह शर्माते हुए मन में चिल्लाती है कि हे भगवान मैं अभी भी पजामा में हूँ। वह सोचती है कि कम से कम मुझे आते हुए यहाँ पे कोई कपड़ा या रोब ले लेना चाहिए था। सर एल्फन भी वहीं पे है। तभी एल्फन उसे अपना रोब उतार के देता है और कहता है कि प्रिंसेस इसे पहन लीजिए। क्लोडिया हिचकिचाते हुए वो रोब ले लेती है और उसका धन्यवाद करती है। तभी हमें मिनिस्टर्स की आवाज आती है जो कि उसका नाम लेते हुए उसके पास आते हैं। प्रिंसेस की मेड उसे कहती है कि मैं आपके लिए बहुत चिंतित थी। प्रिंसेस उसका नाम पुकारती है। तभी मिनिस्टर कहते हैं क्या हुआ, क्या प्रिंस को कुछ हो गया है। क्लोडिया उनकी तरफ देखती है और कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। वो तलवार को पकड़ती है और बताती है कि ये डिजायर है। डिजायर ने बस मुझे अभी अपनी शक्तियां दी है। मिनिस्टर्स और उसकी मेड वहां हैरानी से और क्लूलेसली खड़े हुए होते हैं। वो सोचते हैं क्या क्या मतलब प्रिंसेस डिजायर। प्रिंसेस क्लोडिया कहती है कि डिजायर ने अपने आप को एक तलवार में बदल लिया है ताकि मैं प्रिंस जुबरिन को बचा सकूं। मैं डीमन किंग पे इस स्वॉर्ड से अटैक करने जा रही हूँ। प्रिंसेस क्लोडिया यह बहुत खुश हो के कहती है और हम मिनिस्टर्स और उसकी मेड को देखते हैं जो कि पत्थर ही बन चुके होते हैं। वह चिल्लाते हुए कहते हैं क्या। तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस क्लोडिया तलवार को घसीट रही होती है और कहती है मैं डीमन किंग पे अटैक करूंगी। डिजायर चिढ़ते हुए कहता है कि मेरे को इज्जत से चलाओ। हम देखते हैं कि मिनिस्टर ऑफ अफेयर उसे निराशा से देखते हुए कहती हैं कि यह तलवार भी बड़ी मुश्किल से उठा पा रही है। हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि क्लोडिया से तलवार भी नहीं उठा रही होती है। वह गुस्से से डिजायर को कहती है कि तुम इतने भारी क्यों हो, तुम्हें अपना वजन घटाने की जरूरत है। डिजायर कहता है कि मैं एक स्पिरिट हूँ, मैं अपना वजन कैसे कम कर सकता हूँ। तभी क्लोडिया की मेड उसे कहती है कि मैंने आपको कभी भी सिल्वरवेयर से ज्यादा हैवी कोई भी चीज उठाते हुए नहीं देखा है। प्रिंसेस आप यह नहीं कर सकती हैं। तभी डिजायर कहता है कि मैं पतला नहीं हो सकता हूँ और वैसे भी रॉयल फैमिली के अलावा मुझे कोई भी नहीं उठा सकता है। हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। क्लोडिया इमोशनल होते हुए कहती है मुझे लगा था कि डिजायर मुझे अपनी पावर देगा। तभी हम एल्फन को देखते हैं जो कि ठंडी आह भरते हुए कहता है ये क्वेश्चन साइड में रखते हुए कि तुम सच में डिजायर हो कि नहीं, मुझे पहले तुमसे कुछ पूछने दो। डिजायर चिढ़ते हुए कहता है मैं डिजायर ही हूँ।
एल्फन कहता है कि क्या तुम डीमन किंग को सच में हरा सकते हो? डिजायर कहता है हाँ। डिजायर बताता है कि डीमन किंग को दिल को फिजिकली नहीं काटा जा सकता है, क्योंकि जार्जिस में वहां की एनर्जी लेने से उसका दिल मेटल से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। पर उसका दिल को मेरी शक्तियों से काटना पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है कि तुम्हारा यूज कोई और कर पाए? तो डिजायर कहता है अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैं कभी भी क्लॉडिया को चूज नहीं करता। क्लॉडिया उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है क्या? डिजायर कहता है कि सिर्फ पोर्तो फैमिली के ही मेंबर्स मुझे उठा सकते हैं। तो डिजायर कहता है तो इसका मतलब उसे ही इसे यूज करना पड़ेगा। डिजायर कहता है हाँ। एल्फन कहता है तो मुझे सीधा कहने दो, प्रिंसेस को ही डीमन किंग को वहां जाके हराना पड़ेगा। डिजायर कहता है हाँ। एल्फन कहता है तो तुम्हारी पावर्स तभी एक्टिवेट होंगी जब सही समय होगा। डिजायर कहता है हाँ। डिजायर कहता है मुझसे इतने सारे सवाल मत पूछो, मैं एक जर की तरह। डिजायर कहता है तुम मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रहे हो जैसे कि मैं एक जर्क हूँ। पीछे से क्लॉडिया कहती है हाँ तुम एक जर्क ही हो। एल्फन कहता है कि क्या तुमने उसे पहले बताया कि डीमन किंग को मारने के लिए उसे स्वॉर्ड चलानी पड़ेगी? डिजायर हैरानी से पूछता है क्या? वो कहता है क्या इसे स्वॉर्ड चलानी नहीं आती है? हमारी क्लॉडिया वहां पे गुस्से से कांप रही होती है और वह उसे कहती है वह उसे गुस्से में कहती है तुम एविल, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम डीमन हो। तो डिजायर कहता है मैं एक स्पिरिट हूं ना कि डीमन। क्लॉडिया गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है तुमने कहा था कि दुनिया में सब मुझसे शादी करने के लिए मरेंगे और मेरा वजन भी कम हो जाएगा और मैं बहुत ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। डिजायर कहता है कि मैंने तो सच ही कहा था, अगर तुम स्वॉर्ड चलाओगी तो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। ग्लोरिया चिढ़ते हुए कहती है कि कोई भी मसल्स वाली लड़की से शादी नहीं करना चाहता है। डिजायर कहता है कि मसल्स वाली लड़कियों में क्या खराबी है? अगर मैंने तुम्हें पहले ही ये बता दिया होता तो तुम तो पावर्स भी नहीं लेती, बेवकूफ कहे की। क्लोरिया सदमे में चली जाती है और कहती है तुमने तुमने मुझे बेवकूफ कहा? और वो रोने लगती है। क्लोरिया उसे चुप कराते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, मेरा ये मतलब नहीं था, ये सब जुबरिन की गलती है। क्लोडिया रोते हुए कहती है कि मेरे भाई की इंसल्ट मत करो। डिजायर कहता है मेरा जो मन करेगा मैं वो कहूंगा, तुम्हारा भाई गधा था, गधा, बहुत बड़ा वाला गधा। वो बताता है कि ये सारे मिनिस्टर जो आज तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं यह सब जुबरिन की गलती है क्योंकि उसने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ रोना बंद करो और मेरी तरफ ऐसे मत देखो। जुबरिन और मैं हम दोनों अपना माइंड शेयर कर रहे हैं। मैं तुम्हें जुबरिन के शब्द बताता हूँ, वह अभी कॉन्शियस है पर वह कुछ ही देर में गहरी नींद में चला जाएगा। तभी हमें जुबरिन की आवाज सुनाई जाती है जो कि क्लोडिया का नाम लेता है। क्लोडिया उसकी आवाज सुन के इमोशनल हो जाती है और कहती है ये उसकी वॉइस है। जुबरिन कहता है मेरी प्यारी बहन, मैं तुमसे इन सभी चीजों के लिए माफी मांगता हूँ। क्लोडिया कहती है जुबरिन। जुबरिन कहता है मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था। क्लोडिया कहती है मुझे पता है। क्लोडिया कहती है मुझे पता है, तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। जुबरिन कहता है नहीं, ये सारी मेरी ही गलती है। क्लोडिया बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी जुबरिन कहता है पर क्लोडिया क्लोडिया मैं नहीं चाहता तुम कुछ भी ऐसा करो जिसके लिए तुम्हारा मन ना कर रहा हो। वह कहता है तुम्हें अपने आप को किसी भी चीज के लिए फोर्स करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम पोर्तो फैमिली की मेंबर हो। क्लोडिया उसकी तरफ हैरानी से देखती है और जुबरिन एल्फन का नाम लेता है। एल्फन कहता है यस योर हाइनेस। तो जुबलिन कहता है प्लीज क्लोडिया का ध्यान रखना, उसे प्रोटेक्ट करना। एल्फिन कहता है हाँ मैं करूंगा। क्लोडिया कहती है जुबलिन अभी भी मुझे प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है। तभी जुबलिन कहता है कि क्लोडिया तुम सर एल्फन को अपने आप को प्रोटेक्ट करने देना, उनकी प्रोटेक्शन में एक अच्छा सा फियांसे चूज करना।
मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताओ। एक अच्छे से हस्बैंड को चूज़ करना जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे और उसके साथ अच्छे-अच्छे बच्चे पैदा करना और अपना जीवन खुशी से गुज़ारना। अगर तुम खुश रहोगी तो मैं खुशी से मर पाऊँगा। क्लॉडिया रोते हुए कहती है, नहीं जुबलिन मुझे ये तभी जुबलिन कहता है कि यह स्काई आइलैंड का अंत हो सकता है। मिनिस्टर्स उसका नाम इमोशनल होते हुए लेते हैं। तभी जुबलिन सभी मिनिस्टर्स से सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं एक अच्छा किंग नहीं बन पाया। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और हम प्रिंसेस की मेड को देखते हैं जो रोते हुए कहती है, प्रिंस प्रिंस कितने अच्छे आदमी हैं। और हम क्लॉडिया को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा सदमे में होती है।